हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। आज हम मेटल एंड नॉन मेटल के थर्ड पार्ट्स की बात करेंगे। थर्ड पार्ट में आपको आइसोलेशंस ऑफ मेटल कैसे करते हैं, ओर्स के फॉर्म में किस तरीके से उसका एक्सट्रैक्शन होता है, इसके बारे में बताया गया है। तो शुरू करते हैं इन टॉपिक्स को और फिर आइडेंटिफाई करते हैं कि व्हाट आर द टॉपिक्स, कि कैसे कैसे इनको हमें अप्रोच करना है और आगे की तरफ बढ़ना है। तो देखते हैं। पहली चीज कि हमारे पास जब हम मेटल्स की बात करेंगे तो मेटल्स हमारे पास ना दो फॉर्म से पाए जाते हैं। एक तो हमारे पास नेटिव स्टेट। नेटिव स्टेट का मतलब क्या होता है कि मेटल जो है उसकी रिएक्टिविटी कम है, दे आर नॉट दैट रिएक्टिव। तो इसके वजह से क्या देखने को मिलेगा कि वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में पाया जाता है। मतलब जैसे गोल्ड और सिल्वर, उसको एक्सट्रैक्ट करोगे, एक्सट्रैक्ट करके निकालोगे तो वो एज इट इज गोल्ड और सिल्वर के फॉर्म में पाया जाएगा। लेकिन दूसरा होता है कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट का मतलब ओर्स। जैसे आप देखोगे कि एल्यूमिनियम है वो ओर से निकलेगा, आयरन है ओर से निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये मेटल्स थोड़े रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू गोल्ड एंड सिल्वर। तो वो आसपास आने वाली जितनी भी इंप्योरिटीज है उनके साथ बाइंड करते चले जाते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि दे एक्चुअली फाइंड इन अ ओर फॉर्म। अब ओर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रहता है कि वो स्पेसिफिकली जो इंप्योरिटीज होती है वो कम होती है। लेकिन लेट सपोज कि आप आयरन का एक्सट्रैक्शन कर रहे हो तो उस ओर में आयरन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी और रेस्ट ऑफ द इंप्योरिटीज कम होएगा। तो अगर हमें आयरन को साइंटिफिकली यूज करना है तो हमें क्या करना होगा, उस ओर से आयरन को बाहर की तरफ निकालना होगा। तो इस पूरे प्रोसेस को इस टॉपिक में समझाया गया है, पढ़ाया गया है। नाउ अब देखो यहाँ पे वही चीज दिखाई इन दिस वेरी एनसीईआरटी पॉइंट यही सारी चीजें बताई गई हैं कि अर्थ क्रस्ट मेजर सोर्स ऑफ मेटल होता है। सी के अंदर भी कुछ हमारे पास सॉल्युबल सॉल्ट्स के अंदर सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इस तरह की चीजें मिलती हैं। अच्छा, सी के अंदर भी कुछ मेटल, जैसे हम उसको नोड्यूल्स बोलते हैं। सी के अंदर मैग्नीशियम, मैग्नीज नोड्यूल्स, निकल, कॉपर, इस तरीके से सी के अंदर भी पाए जाते हैं इस तरीके नोड्यूल्स के अंदर। तो वो चीज को एक्सट्रैक्ट करना जो कई कंट्रीज के पास उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है, अभी इंडिया रिसेंटली इस तरह के एक्सट्रैक्शन में एंटर किया है। तो सी के अंदर भी मेटल्स मिलते हैं लेकिन वो नोड्यूल्स के फॉर्म में मिलते हैं। मोस्टली जो हमारे पास मेटल्स आते हैं वो अर्थ क्रस्ट के अंदर से आते हैं। तो आप देखोगे कि मेजर सोर्स होगा अर्थ क्रस्ट, लेकिन ओशन वाटर या सी वाटर के अंदर से भी आपको मेटल्स मिल सकते हैं। मोस्टली आप देखेंगे सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड तरह की चीजें हैं। इन तरह के मेटल्स का बहुत ज्यादा यूज आजकल आने वाले 10 सालों में सॉलिड आयन बैटरीज के अंदर होएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे एक चीज है, एलिमेंट्स और कंपाउंड व्हिच ऑकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज मिनरल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नेचुरली अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं उनको हम मिनरल्स बोलते हैं। और ये चीज सम प्लेसेस मिनरल्स कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट्स या पर्टिकुलर मेटल्स। अब कहीं पे मिनरल रिच है, मिनरल रिच का मतलब उसमें बहुत सारे परसेंटेज हैं सारे डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के। लेकिन स्पेसिफिकली बोलेंगे तो जैसे आयरन मिनरल है, उसमें आयरन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, या एल्यूमिनियम मिनरल है तो उसमें एल्यूमिनियम की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। द मेटल can be profitably extracted from it, this mineral is known as ore। अगर वहां से हम एक्सट्रैक्ट करें और वो एक्सट्रैक्शन प्रॉफिटेबल हो जाता है, वो मिनरल जहां पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन आयरन मतलब परसेंटेज ज्यादा है और उसको हम एक्सट्रैक्ट करें, बाहर की तरफ निकालें, तो उस केस में वो जो चीज होती है उसको हम बोलते हैं ओर। फिर वो ओर में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब वहां से जो भी एक्सट्रैक्शंस और इस तरह के प्रोसेसेस आप कर रहे हो, इट बिकम मोर प्रॉफिटेबल टू दैट वेरी कंट्री और दैट वेरी कंपनी और टू दैट वेरी प्लेस। ठीक है, नाउ अब यहां पे देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स है। तो मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है? तो हर एक मेटल की अपनी अपनी रिएक्टिविटी होती है। जैसे सोडियम है तो सोडियम इस तरह के मेटल्स हैं, या पोटेशियम इस तरह के मेटल्स हैं कि एयर के कांटेक्ट में आते ही या वाटर के कांटेक्ट में आते ही बहुत ही विगरसली रिएक्ट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो इनर्ट हैं, एल्यूमिनियम है, आयरन है, एज कंपेयर टू सोडियम, पोटेशियम, दे आर बिट इनर्ट। मतलब उसकी रिएक्टिविटी कंपैरेटिवली कम है। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट टेक अवे कि हर मेटल की रिएक्टिविटी क्या है, अलग अलग है। और जब मेटल की रिएक्टिविटी अलग अलग होगी तो उनके एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस क्या होगा, कंप्लीटली डिफरेंट होएगा। तो इसलिए वी हैव टू बी वेरी मच स्पेसिफिक और क्लियर ऑन दिस वेरी सेंस। तो ये पैराग्राफ उसी के बारे में। अब देखो यहां पे कुछ मेटल्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है और रिएक्टिविटी सीरीज है। अब इसकी इंफॉर्मेशन अगर हम देखें टिल नाउ तो पीरियोडिक टेबल में कुछ 114 के आसपास एलिमेंट्स हैं। लेकिन बात हम इसकी कर रहे हैं क्योंकि मैनकाइंड में इन मेटल्स की बहुत ज्यादा हम डे टू डे लाइफ में रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि ऊपर में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, दे आर वेरी रिएक्टिव। तो जब वेरी रिएक्टिव है इसलिए उसका एक्सट्रैक्शन हम इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू करेंगे। लेकिन जो बीच में हमारे पास जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, कॉपर, इस तरह की जो रिएक्टिविटी होगी उसको हम रिडक्शन से करने की कोशिश करेंगे। रिडक्शन ऑफ कार्बन से हम यूज करेंगे उसका रिडक्शन, या कैल्सिनेशन या रोस्टिंग करके एक प्रोसेस होगा। और ये तो अंदर नेचुरल स्टेट्स में पाए ही जाते हैं। तो दीज आर फ्यू मेटल्स जिसको हम उसकी रिएक्टिविटी के बेसिस पे क्लासिफाई किया। और जब रिएक्टिविटी के बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया देन हम उसके एक्सट्रैक्शन को भी मेक आउट करते हैं कि कैसे कैसे हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। इस पूरे पैराग्राफ में उसी सारी चीजों को बताया गया है।
कि हमारे पास कुछ मेटल्स हैं जो लो रिएक्टिव है, मेटल्स कुछ मीडियम रिएक्टिव है, मेटल कुछ हाई रिएक्टिव है, और इन रिएक्टिविटी के ऑर्डर पे डिफरेंट टेक्निक्स are to be used to obtain the metal falling in the each categories. This is the very thing they have explained it. कि भाई हर मेटल की रिएक्टिविटी अलग अलग है, तो उनके लिए अलग अलग तरीका होएगा उनको बाहर निकालने का, उसको एक्सट्रैक्ट करने का. आई थिंक सो फार क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट. नाउ आगे की तरफ चलेंगे. ये एक फ्लो चार्ट है. इस फ्लो चार्ट में आपको बताया गया है कि अगर जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, जिसके बारे में अभी बात की हमने पीछे वाले स्लाइड्स में, उसको इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे मॉल्टेन ओर का और उससे हम प्योर मेटल्स निकालेंगे. इस केस में हम देखेंगे मेटल्स जो मेटल्स है मीडियम रिएक्टिविटी के, या तो उसको कार्बोनेट और कैल्सिनेशन करेंगे, और अगर सल्फाइड और होगा तो रोस्टिंग करेंगे. रोस्टिंग करने के बाद उस मेटल ऑक्साइड्स को हम क्या करेंगे, उस मेटल ऑक्साइड्स को हम कार्बन से या कार्बन मोनोऑक्साइड से उसको रिड्यूस करेंगे, फिर प्यूरिफिकेशन होगा उस मेटल का. इसके बारे में वी हैव टू डिस्कस इट बिट सीरियसली और थोड़ा डिटेल में, बट आई वांट कि अभी के लिए ये फ्लो चार्ट क्लियर होना चाहिए आपको. नाउ अगर हम लीस्ट केसेस की बात करें तो हमारे पास सल्फाइड ओर होएगा, जिसको हम रोस्टिंग करेंगे, फिर मेटल बन जाएगा, उसकी थोड़ी बहुत रिफाइनिंग करेंगे, क्योंकि अगर उसके इंटरमोलिकुलर स्पेसेस में कुछ इंप्यूरिटीज है तो थोड़ा रिफाइन कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि सारी इंप्यूरिटीज धीरे धीरे निकल जाएगी. इट इज समथिंग लाइक कि आपने अगर वैक्स देखा है, वैक्स के बीच में कुछ इंप्यूरिटीज है तो उसको क्या करते हैं, मेल्ट करके फिल्टर कर लेते हैं. तो सेम इज विद दिस. तो नाउ यू हैव द ओर विथ 3 रिएक्टिविटी पैरामीटर्स. पहला हमारे पास मेटल विथ हाई रिएक्टिविटी, फिर मेटल विथ मीडियम रिएक्टिविटी, मेटल विथ लो रिएक्टिविटी, फिर इसका हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया प्योर मेटल के फॉर्म में. अगर मीडियम रिएक्टिविटी है तो कार्बोनेट और, फिर उसका कैल्सिनेशन, अगर हमारे पास आगे देखेंगे तो सल्फाइड और, उसकी रोस्टिंग, फिर मेटल ऑक्साइड, रिडक्शन किया मेटल का, एंड देन प्यूरिफिकेशन ऑफ द मेटल. दिस इज सर्टेन थिंग्स कि हमारे पास क्या है यहाँ पे, मेटल रो रिएक्टिविटी, तो फिर से सल्फाइड और, रोस्टिंग, मेटल एंड रिफाइनिंग. सो दिस प्रोसेस आपको थोड़ा सा इसको मगअप करना पड़ेगा, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा टू पुश योरसेल्फ. ठीक है ना. तो ये इन चीजों को देखेंगे. नाउ अगर नेक्स्ट कंडीशन पे, नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम जाते हैं तो देखने की कोशिश करेंगे कि रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो हाई रिएक्टिविटी में अभी उसकी बात की थी हमने. हाई रिएक्टिविटी में आपके पास सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम है, और मीडियम रिएक्टिविटी जिंक है, हमारे पास आयरन है, लेड है, और लो रिएक्टिविटी में हम देखेंगे तो सिल्वर और ये हमारे पास है. इस मेथड में हम इलेक्ट्रोलिसिस यूज करेंगे, रोस्टिंग यूज करेंगे, और रोस्टिंग और ये सारी चीजें, दीज आर सर्टेन मेथड्स. आप इस स्लाइड में वो सारे क्लासिफिकेशंस किए हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किए हैं. तो आगे चलेंगे. अर्थ में ये पैराग्राफ को थोड़ा देखो, ये भी एनसीईआरटी से निकाला हुआ. Ores mined from the earth usually contain large amount of impurities of solid sands are called gangue. जो impurities उसमें से निकलती है उसको हम gangue बोलते हैं. These impurities must be removed from ore prior to the extraction of metal. This process of removing the gangue from the ore basis of the different physical and the chemical properties of the gangue and ore. ठीक है. और इनके सेपरेटिंग, उनका सेपरेशन टेक्निक अलग अलग होगा. लेट सपोज कि तुम्हारे पास कोई आयरन है, उसकी इंप्यूरिटीज, उसको हम गैंग बोलेंगे. तो अब देखो कि हमारे पास अगर कोई और, अगर इंडिया में कहीं पाया जाता है आयरन ओर, या आयरन ओर कहीं इंग्लैंड में पाया जाता है, या किसी और कंट्रीज में पाया, तो इनमें जो गैंग्स हैं, मतलब जो इंप्यूरिटीज है, वो अलग अलग हैं. तो आप अगर इंडिया में जो ओर है उसका जो गैंग है, उस जो प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन कर रहे हो, वो इंग्लैंड में जो गैंग पाया है उसका प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन कल अलग अलग होगा. क्यों? क्योंकि इंप्यूरिटीज अलग है. इंप्यूरिटीज अलग है तो दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होगी. तो जिस हिसाब से गैंग है आपका, उस हिसाब से आपको क्या करना होगा, जिस हिसाब से गैंग है आपका, उस हिसाब से उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड होगी, और उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम एक्सट्रैक्शन करने की कोशिश करेंगे. आई थिंक यहां तक क्लियर है. अब आगे की तरफ चलेंगे. नाउ यहां पे देखो कि हमारे पास क्या है, मरकरी सल्फाइड, हमारे पास HgS है. इसका क्या किया गया है, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया गया, तो क्या बना, मरकरी ऑक्साइड. फिर इस HgO को हीट किया गया तो मरकरी लिक्विड बना, और फिर ऑक्सीजन इससे बाहर की तरफ निकल गया. सो 2 स्टेप्स में, पहले स्टेप में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया गया, और फिर इसको ऐसे हीट किया गया जिससे हमारे पास मरकरी आइसोलेटेड करके हमने बाहर की तरफ निकाल लिया. नाउ अगर हम CuS की बात करें तो इसको भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने क्या किया, हीट किया, तो फिर हमारे पास Cu2O बना. फिर इसको CuS से दोबारा हमने किया तो हमारे पास Cu सॉलिड बन गया, और फिर H2S बाहर की तरफ निकल गया. H2S बाहर की तरफ निकल गया. तो इन ऑक्साइड्स को अगर हम हीट करें, इन ऑक्साइड्स को हीट करें बाय जस्ट हीटिंग इन एयर, तो आप क्या कर सकते हो, आप इनको प्यूरिफाई कर सकते हो. ठीक है, आप इनको हीट करके एयर के प्रेजेंस में इसको प्यूरिफाई कर सकते हो. दिस इज द वेरी 2 रिएक्शंस, दिस इज बीन एक्सप्लेन्ड ओवर हियर. नाउ हमारे पास अब ये देखो, एक रोस्टिंग का केस है और एक कैल्सिनेशन का केस है. अब इस चीज को देखना ध्यान से कि अगर हमारे पास, ध्यान से देखो कि एक प्रोसेस है जिसको रोस्टिंग बोलेंगे और एक प्रोसेस है कैल्सिनेशन. क्या किया गया है कि हमारे पास
sulfide ore converted into oxide by heating strongly in the presence of excess air is known as roasting. मतलब एक्सेस एयर पे किसी भी चीज को तुम हीट कर रहे हो तो उसको रोस्टिंग बोलेंगे, और कैल्सिनेशन में मतलब जो कार्बोनेट ओर है उसको हम क्या करते हैं, हीटिंग करेंगे विथ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर और नो एयर। कैल्सिनेशन जो होगा इसको तुम हीट कर रहे हो तो देखो यहां पे ऑक्सीजन नहीं है, वेयर एज रोस्टिंग है यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो मतलब रोस्टिंग को कैसे करना है आपको, अगर कोई सल्फाइड ओर होएगा तो उसको आप प्रेजेंस ऑफ किस में करोगे, ऑक्सीजन में, एयर में, जिसकी वजह से आपको उसका ऑक्साइड मिल जाएगा। सेकंड केस में अगर कोई कार्बोनेट और होएगा, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, जिंक कार्बोनेट, उसको हीट करोगे तो हमारे पास ये ऑक्साइड मिल जाएंगे। अब इस ऑक्साइड, ये दोनों जो ऑक्साइड हैं, दोनों प्रोसेस जो ऑक्साइड निकले हैं, इन ऑक्साइड को सिंपल अगर कार्बन के साथ रिएक्शन करोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया और जिंक बन गया। अब ये कौन सा रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है, जिंक का क्या हुआ, रिडक्शन। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। कार्बन के प्रेजेंस में इस कार्बन को इसने क्या किया, इस ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब कर लिया, तो दिस इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर कहीं पे आपको रोस्टिंग हुए तो वो सप्लाई ऑफ एयर में होता है, और कहीं पे कैल्सिनेशन हुए तो वो विदाउट एयर होएगा या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर होएगा। प्लीज मेक श्योर दीज पॉइंट्स एंड दीज रिएक्शंस आर वेरी गुड एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोसेसेस। नाउ आगे की तरफ देखेंगे तो हमारे पास सर्टेन रिएक्शंस हैं जो डबल डिस्प्लेसमेंट से भी हम प्यूरिफाई कर सकते हैं। आप देखेंगे कि हमारे पास sometime displacement reaction is used for highly reactive metals such as sodium, calcium, aluminum, etc. to reducing agent because the displaced metals are low reactive from the compounds. जैसे हमारे पास ये रिएक्शन किया गया, भाई एल्यूमिनियम से ये स्पीसीज क्या कम रिएक्टिव है, तो एल्यूमिनियम के प्रेजेंस में इस MgO का रिएक्शन किया गया तो मैग्नीज Mn बन गया हमारे पास और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से भी समटाइम यू कैन फाइंड अ प्योर मेटल। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से भी आप पा सकते हैं। इससे पहले कैल्सिनेशन की बात की थी, रोस्टिंग की बात की थी, यहां से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से भी पा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेज में देखो तो यहां पे भी आयरन का भी आप एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करोगे तो ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। इस रिएक्शन से हम क्या मिल रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब याद रखेंगे दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्मेट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। डायरेक्ट बोलेगा लिखने के लिए थर्मेट रिएक्शंस, तो आप हमेशा याद रखना कि ये रिएक्शन है जहां पे आयरन और एल्यूमिनियम के बीच में रिएक्शन होता है, ठीक है। एंड दीज रिएक्शंस आर हाईली एक्सोथर्मिक, इसमें से बहुत ज्यादा हीट लिबरेट होती है। तो प्लीज मेक श्योर ये रिएक्शन आप हमेशा दिमाग में रखें। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोसेस, इलेक्ट्रोलिटिक मेथड्स। इलेक्ट्रोलिटिक मेथड्स में याद रखना कि हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास ऐसे वेसल होता है, इसके अंदर दो टर्मिनल्स होते हैं, इन दोनों टर्मिनल्स को हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं, और इसके अंदर जो लिक्विड होता है इसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, और इसको फिर हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं। एक टर्मिनल पॉजिटिव होगा, एक टर्मिनल नेगेटिव होगा। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, जहां पे हम बिजली का यूज करते हैं। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग विच वी हैव टू बी वेरी मच क्लियर कि हमारे पास ये प्रोसेस हमेशा मेटल हाई ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, जो वेरी रिएक्टिव होते हैं उसमें हम इनका यूज करते हैं, जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं उसमें हम इनका यूज करते हैं। वी शुड बी वेरी स्पेसिफिक ऑन दिस, ठीक है ना। अब एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा अपने दिमाग में रखना है कि कैथोड जो होएगा वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होएगा। कैथोड किसको बोलेंगे, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड्स को बोलेंगे। किसको बोलेंगे, कैथोड हमेशा नेगेटिवली चार्ज, और एनोड किसको बोलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज एनोड को। तो अगर यहां पे ये पॉजिटिवली चार्ज है तो वो क्या हो जाएगा, एनोड। ये क्या हो जाएगा, एनोड। ये क्या हो जाएगा, एनोड। और जो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज है वो क्या हो जाएगा, कैथोड। क्लियर है। तो अब हमारे पास जो सोडियम है वो इस तरीके से एनोड टर्मिनल पे बनेगा और कैथोड टर्मिनल पे बनेगा, और क्लोरीन किस टर्मिनल पे बनेगा, एनोड टर्मिनल पे बनेगा, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा और हम आगे बात करते हैं। नाउ मेकिंग दिस वेरी थिंग कि जब भी हमारे पास कोई भी मेटल हाईली रिएक्टिव होगा तो उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस से ही प्यूरिफाई करने की कोशिश करेंगे। अब देखो जैसे सपोज करो ये हमारे पास एक एनोड टर्मिनल है और इसके अंदर तुमने क्या किया, एसिडिफाई कॉपर सल्फेट डाल दिया। तो जब कॉपर सल्फेट डालोगे, CuSO4 डालोगे तो Cu डिसोसिएट होगा, तो Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 माइनस में डिसोसिएट होगा कि नहीं होगा। अब ये जो Cu2 पॉजिटिव है ये धीरे धीरे इस टर्मिनल पे आके एक्युमुलेट होना शुरू होगा। जब इस टर्मिनल पे आके एक्युमुलेट होना शुरू होगा तो इसको हम बोलेंगे कैथोड। इसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड। ये धीरे धीरे इस टर्मिनल पे आके इकट्ठा होना शुरू होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड। और धीरे धीरे ये कैथोड क्या होगा, बल्ज्ड अप होना शुरू होगा। मतलब ये जो कैथोड टर्मिनल है इसके ऊपर धीरे धीरे कॉपर की डिपॉजिट होगी। अब जब कॉपर इधर की तरफ डिपॉजिट होगा तो ग्रेजुअली क्या देखने को मिलेगा कि यहां पे धीरे धीरे जब कॉपर सल्फेट टूटेगा तो जो इंप्यूरिटीज है ठीक एनोड टर्मिनल के अंदर इकट्ठा होने लगेगी।
जब भी डिसोसिएशन होगा तो मेटल किधर की तरफ चला जाएगा, कैथोड, क्योंकि कैथोड नेगेटिवली चार्ज है, मेटल पॉजिटिवली चार्ज है, तो इस टर्मिनल के ऊपर धीरे 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 उसका डिपोजिशन होने लगेगा और जो इंप्योरिटीज इससे टूट के निकली वो ठीक एनोड टर्मिनल के नीचे निकलेगी। दिस इज नोन एज टैंक, और इंप्योरिटीज एनोड मड भी बोलते हैं इसको। वही चीज यहां पे समझा रखा है इस पूरे स्लाइड में, दे हैव एक्सप्लेन्ड इट। याद रखना सारा का सारा डिपोजिशन कैथोड टर्मिनल के ऊपर होगा और कैथोड धीरे 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 इस प्रोसेस में बल्जअप होएगा। जितना हम इसके बाद इसको फिर क्या होंगे, बाहर निकालेंगे स्क्रैच अप करके और हम प्योर मेटल्स निकाल लेते हैं ना। अब हम बात करते हैं कोरोजन की। कोरोजन बड़ा ही ना एक मेजर प्रॉब्लम है किसी भी कंट्री के लिए। अब होता क्या कि मेटल धीरे धीरे रस्ट खा लेता है, रस्ट खाता है तो कोरोजन होता है। सिल्वर धीरे धीरे ब्लैकन होने लगेगा तो एजीएस होने का, कॉपर धीरे धीरे ग्रीन कोटिंग हो गए तो कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन, और आयरन जो है मेजरली क्योंकि हम मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आयरन यूज करते हैं तो आयरन में Fe2O3.XH2 होने लगा तो रस्ट होने लगा, तो रस्टिंग होना शुरू हो जाती है। अब हमारे पास कुछ कुछ चीजें हैं जैसे गैल्वेनाइजेशन, एलॉइंग करना या पेंटिंग करना, ऑयलिंग करना, ये कुछ मेथड है जिससे हम रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। नाउ हम देखेंगे तो यहां पे इन सारी चीजों को दे हैव बीन एक्सप्लेन इन दिस वेरी पैराग्राफ कि वो जितने भी प्रोसेस है, कौन कौन से प्रोसेस है, ये जितने भी प्रोसेसेस हैं, कौन कौन से प्रोसेस, चाहे पेंटिंग है, चाहे ऑयलिंग है, चाहे गैल्वेनाइजेशन है, चाहे एलॉइंग है, इन सब का एक्सप्लेनेशन यहां पे किया गया है इस पूरे प्रोसेसेस में। तो इन सारी चीजों को एक बार देख लेना इस एनसीईआरटी के पैराग्राफ में, उन्हीं सारी चीजों के बारे में दे हैव बीन एक्सप्लेन्ड इट लाइन बाय लाइन। नाउ अब देखो कि कई बार क्या होता है, एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय जैसे पहले क्या होता था, गाड़ियों में स्टील के रिम्स आते थे तो वो रस्टिंग हो जाते थे, लेकिन आजकल गाड़ियों में क्या रहा है, एलॉय व्हील का चलन हुआ है। तो एलॉय होता क्या है कि उसमें हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं मेटल्स और कुछ नॉन मेटल्स। अब जैसे क्या होता है, इंक्रीज करता है, जैसे उसको मिक्स करोगे तो उसमें क्या देखने को मिलेगा कि उसमें उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, रेजिस्टिविटी होगी, वो सारी चीजें, और उसमें हम देखेंगे कि उसका जो इंक्रीज है स्ट्रेंथ, जो सबसे मेजर थिंग है कि एलॉय का स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है, कोई भी मेटल होता है उस मेटल में हम उसके जो इंटरस्टिशियल स्पेस है उसमें हम डोपिंग करते हैं, मतलब वो चीज को मिक्स कर देते हैं, जिसके वजह से हमें एलॉइंग का फॉर्मेशन मिल जाता है, एंड देन वी यूज्ड इन आवर व्हीकल और रेस्ट ऑफ द अदर प्रोसेसेस टू। नाउ हमारे पास कुछ एलॉय है, अगर ब्रास का एलॉय है तो ऐसा होएगा Cu+Zn, हम इलेक्ट्रिकल फिटिंग में यूज करते हैं। ब्रॉन्ज का हो तो CuSn, हम उसमें मेटल्स और उसमें यूज कर सकते हैं। स्टील में हम FeCN, कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं। स्टेनलेस स्टील के लिए हम क्या कर सकते हैं, FeCr, निकल यूज कर सकते हैं, ये यूटेंसिल्स में यूज होता है। और शोल्डर जो हम वायर को जोड़ने में यूज करते हैं उसमें हम SN और PV का यूज करते हैं, जॉइनिंग द वायर। तो ये सर्टेन एलॉयज हैं जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। इसको रोक के एक बार नोट जरूर कर लेना, ठीक है, सो दैट यू कैन राइट दिस थिंग्स इन योर एग्जाम्पल्स। नाउ यहाँ पे कुछ हमारे पास सर्टेन केसेस दे रखे हैं जो हमें रस्टिंग की इंफॉर्मेशन बताते हैं। एक हमारे पास आयरन पिलर के बारे में बताया गया है, फिर हमारे पास प्योर गोल्ड 24 कैरेट सॉफ्ट मेटल है, therefore it's not suitable for making ज्वेलरीज, तो हम उसमें क्या करते हैं, सर्टेन अमाउंट ऑफ क्या कर देते हैं, सिल्वर और कॉपर मिला देते हैं टू मेक इट हार्ड। फिर इंडिया में जनरली हम यूज करते हैं 22 कैरेट गोल्ड फॉर आवर ऑर्नामेंट्स, 2% उनमें Cu या कॉपर मिला के हम उसको यूज कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है, अब हमारे पास मेटल ऑफ मरकरी, दे एलॉय इज नोन एज एमलगम। अगर मरकरी में कुछ चीज मिलाते हैं तो उसको हम एमलगम बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल पॉइंट्स एलॉइंग इज लेस देन प्योर मेटल्स, इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है एज कंपेयर टू प्योर मेटल्स, ठीक है ना। इसमें एग्जांपल हमारे पास ब्रास, एलॉय, कॉपर, जिंक, Zn, ये हमारे पास सर्टेन एग्जांपल्स हैं जो हमें देखने हैं। नाउ यहाँ पे कुछ एक और एग्जांपल्स दे रखा कि हमारे पास आयरन पिलर है और ये काफी टाइम से है, गुड क्वालिटी में है और अभी तक इसमें जो है रस्टिंग नहीं लगी। तो व्हाट इज द एंशिएंट टेक्नोलॉजी दे हैव यूज्ड इन दिस वेरी एलॉय फॉर्मेशन, जो कि अभी तक इसमें रस्ट नहीं लगा, ठीक है। तो दीज आर सर्टेन मेथड्स बाय व्हिच यू कैन प्रिवेंट योर रस्टिंग टू। नाउ दिस इज इट फ्रॉम द पार्ट 3 ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इन सारी चीजों को एक बार ध्यान से पढ़ना है एंड देन विल बी अप्रोचिंग टू द कि भाई ये टॉपिक खत्म हो गया, फिनिश हो गया। और एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन का रिवाइज जरूर करना। Again, if you find this video bit useful, do like, share and subscribe us. Thank you.